धारामापी का अमीटर में रूपांतरण आपको बताया गया था। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे कर सकते हैं? धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ करके, जिसको हम शंट कहते हैं, पार्श्ववाही, ठीक है। धारामापी के समांतर क्रम में, उसकी कुंडली के समांतर क्रम में, जब कहा जाए धारामापी के समांतर क्रम में, तो इसका आशय होता है धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ करके हम उसको अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे कुंडली का और जो हम शंट लगाते हैं उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। तो धारामापी की जो कुंडली होती है उसके अंदर से धारा भले ही आती है, लेकिन वो प्रतिरोध कम होने के नाते रुकावट कम डालता है। इसलिए जब वो खुद अवरोध नहीं पैदा करेगा तो धारा के मान को सही बताएगा, और जब खुद ही अवरोध पैदा करेगा वो रास्ते में, तो धारा के मान को यथार्थ रूप में नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो धारामापी का रूपांतरण अमीटर में सूत्र भी जो निकला हुआ था, वो सूत्र भी आप याद रखेंगे, IG = S/G+S/I, ठीक है। वो सूत्र आप याद रखेंगे और उस सूत्र पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। उसी तरह से अब धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण आप पढ़ेंगे। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, पहला था धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, अब है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ठीक है। देखिए ये सेल है और इससे इसका विद्युत वाहक बल E है, यहां से धारा जा रही है और वह दो प्रतिरोधों में जा रही है। ये हमारा पहला प्रतिरोध है R1 और दूसरा प्रतिरोध है R2। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है। धारा सेल से जा रही है, कोई भी धारा है। अगर धारा की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो बता सकते हैं। धारा की वैल्यू हो जाएगी I = R1 + R2। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को यहां नगण्य माना गया है। उस अवस्था में सेल से ली जाने वाली धारा अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे I = E/R1 + R2, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल और बटे सेल के आंतरिक, माफ कीजिए, सेल का जो वाय प्रतिरोध है परिपथ का, उन वाय प्रतिरोधों का योग। यही धारा वास्तव में बह रही है परिपथ में, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या काम करता है? वोल्ट मीटर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है, ठीक है। परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का काम कौन करता है? वोल्ट मीटर करता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए एग्जांपल तौर पे जो R2 हमारा प्रतिरोध है, इसी R2 प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर आरोपित है, यही हमको मापना है। हमको यही मापना है कि हमारा जो R2 प्रतिरोध है, इस R2 प्रतिरोध के सिरों के पर कितना विभवांतर आरोपित है, ये हमको नापना है, ठीक है। तो चूंकि I धारा यहां निकल रही है, हमने I धारा की वैल्यू क्या है? E/R1 + R2 है। ये I धारा यहां से निकल रही है, पहले R1 में जा रही है, फिर R2 में जा रही है, ठीक है। अगर ओम के नियम की बात करें हम, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है, वह दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वह भी जो है उन बिंदुओं के बीच प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो I धारा निकल रही है, वो R1 में जाएगी, वो R2 में जाएगी। तो अगर R1 और R2 के बीच अगर ये बिंदु हम A और B ले लें, तो A और B बिंदु के बीच का जो विभवांतर होगा V, जिसको हम V कहेंगे, V का मान होगा I धारा जाएगी इसमें। अभी ये मान लीजिए वोल्टमीटर नहीं है, ये सपोज ये वोल्टमीटर नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जाए बताइए A और B के बीच विभवांतर क्या होगा, तो आप पहले सर्च करेंगे ओम का नियम, V = IR होता है। फिर आप कहेंगे धारा कितनी जाएगी, I पता करेंगे, I की वैल्यू हमको ये पता है
आई इक्वल टू ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर यहाँ पे 0 है, कैपिटल आर की जगह पे 2 प्रतिरोध है, आर प्लस आर टू श्रेणी क्रम में है, जुड़ गया। हमको धारा पता है आई, और जिन बिंदुओं के बीच निकालना है उन बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध चाहिए हमको। तो ए और बी के बीच अगर R2 प्रतिरोध है तो हो जाएगा R2, यही विभवांतर हुआ आई आर, अर्थात V इक्वल टू हो जाएगा, आई की वैल्यू देते हैं यहाँ पे E अपान R1 प्लस R2, और यहाँ पर R2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर R2 हो गया। यही हमारा एग्जैक्ट वोल्टेज है, यही वोल्टेज हमारा ए और बी के बीच का है। अगर कोई भी वोल्ट मीटर लगा दें हम तो यही विभवांतर उसको मापना चाहिए। अगर ये विभवांतर माप रहा है तब तो वो वोल्ट मीटर सही है, और अगर ये विभवांतर नहीं माप पा रहा है तो वोल्ट मीटर सही नहीं है। ठीक है ना। तो ए और बी के बीच जब कोई वोल्ट मीटर लगाएंगे नापने के लिए, तो आप जानते हैं कि किसी परिपथ में अमीटर को जब लगाया जाता है तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, कल चर्चा हुई थी इस पर। अमीटर को जब भी आप लगाएं किसी परिपथ में तो श्रेणी क्रम में लगाएंगे, और जब वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो समांतर क्रम में लगाएंगे। तो ये वोल्ट मीटर हमारा है, ये परिपथ में कहां लगेगा, समांतर क्रम में लग गया ये। अब लेकिन समांतर क्रम में जब लग गया ये, तो अब जब धारा यहां पहुंचेगी, धारा आई, जब वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लग गया, धारा 2 भाग बढ़ जाएगी, धारा 2 भाग बढ़ जाएगी। एक भाग यहां धारा जाएगी, एक भाग ऊपर धारा जाएगी, एक भाग यहां धारा जाएगी, दूसरा भाग धारा यहां ऊपर जाएगी। धारा ऊपर से जाएगी, लेकिन जब धारा ऊपर से निकल जाएगी तो धारा की वास्तविक वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे 10 एम्पियर धारा जा रही थी तो 2 एम्पियर ऊपर से ली गई, क्योंकि ऊपर भी तो धारा मापी लगा है। धारा मापी में क्या अपनी कुंडली होती है, कुंडली में तांबे के तार लपेटे होते हैं, तांबे के तारों का अपना कुछ अलग प्रतिरोध होता है। तो तांबे के तार यहां लगे हैं धारा मापी की कुंडली में, उनका अपना अलग प्रतिरोध है, और ये परिपथ का प्रतिरोध वाय प्रतिरोध है ही है। तो एक प्रतिरोध ऊपर हो जाता है, एक नीचे हो जाता है, ठीक है ना। तो धारा 2 भाग बढ़ जाएगी। अब जब धारा इसमें इधर से कम जाएगी, ठीक है, तो आई हुए R2 करोगे जब, तो प्रतिरोध आपका गिर जाएगा, मतलब विभवांतर गिर जाएगा, विभवांतर कम हो जाएगा। तो यह जो वोल्टमीटर बटन बताएगा विभवांतर वो कम बताएगा। विभवांतर ज्यादा कब बताए, वास्तव में तो कोई धारा यहां से जानी ही नहीं चाहिए, संपूर्ण धारा ए से बी की ओर जानी चाहिए, तब ये सही बताएगा। लेकिन जब कोई धारा ऊपर से नहीं जाएगी तो इसकी सुई घूमेगी ही नहीं, अर्थात जो धारा मापी है जिसको हम वोल्टमीटर का यूज करना चाह रहे हैं, उसकी सुई घूमेगी ही नहीं। जब सुई नहीं घूमेगी धारा वो बता ही नहीं पाए कितना वोल्ट विभवांतर हुआ है। कहने का मतलब यहां से धारा जानी चाहिए, जाएगी ही अगर इसको चालू रखना है तो, लेकिन यहां से धारा कम से कम जाए, है ना। धारा यहां कम से कम जाए, उतनी ही धारा केवल वहां से जाए जिससे कि उसकी सुई केवल घूम सके, बस सुई के घूमने भर की धारा आपको चाहिए, बाकी धारा सब यहीं से जानी चाहिए, तब वो सही बताएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये वोल्टमीटर की कुंडली है, इसका प्रतिरोध अनंत हो जाता, अनंत, है ना, लेकिन प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, धारा वहां से जाएगी ही नहीं, धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो हमको ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि इसका प्रतिरोध बढ़ जाए, है ना। इसकी कुंडली का अपना प्रतिरोध तो कुछ है ही पहले से, वो रुकावट तो डालेगा ही, उसी कुंडली के श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में नहीं। पहले वाले में क्या था, प्रतिरोध का मान कम करना था जिससे धारा ज्यादा से ज्यादा जाए अमीटर में, क्योंकि अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया था आपने। जब पूरी धारा अमीटर के थ्रू गुजरेगी तो धारा के मान को सही बताएगा। यहां समांतर क्रम में है, यहां पर धारा के मान को कम से कम लेना है तो प्रतिरोध को उच्च करना है। प्रतिरोध को ऊंचा करने के लिए धारा मापी की जो कुंडली है उस कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा दिया जाए अगर, तो वोल्टमीटर की कुंडली का प्रतिरोध अत्यंत उच्च हो जाएगा
और उस अवस्था में यहां से जाने वाली धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, लगभग शून्य हो जाएगा, शून्य नहीं हो सकता, लगभग शून्य हो जाएगा। इसलिए यह धारा कम से कम लेगा तो संपूर्ण धारा ए से बी के बीच जाएगी, तो जो वोल्टमीटर हमारा है वो कम से कम डिफरेंस बताएगा, उसका जो डिफरेंस है वो कम से कम हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धारा मापी का रूपांतरण वोल्टमीटर में कैसे करेंगे, अमीटर वाला आपको लिखवाया हमने, धारा मापी का रूपांतरण अमीटर में कैसे करेंगे, अमीटर की कुंडली के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ करके धारा मापी का रूपांतरण अमीटर में किया जा सकता है। उसी तरह से धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार, धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ करके धारा मापी का रूपांतरण वोल्टमीटर में किया जा सकता है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे तो वोल्टमीटर बन जाएगा, और निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे समांतर क्रम में तो क्या बन जाएगा, वो अमीटर बन जाएगा। तो इस तरह अमीटर में और वोल्टमीटर में हम रूपांतरण कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान इधर जरा दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू क्या है, ER2 बटे R1 प्लस R2, ये एक्चुअल विभवांतर है, कहां का, A और B के बीच का। ये वास्तव में होना चाहिए, लेकिन ये वास्तव में नहीं रह पाता, अलग हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है इसमें। क्यों डिफरेंस होता है बता दिया आपको, क्योंकि यहां पर एक वोल्टमीटर लगेगा, धारा मापी लगेगा, धारा मापी की कुंडली का अपना एक प्रतिरोध होगा RV, RV जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर है, इसकी कुंडली का एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध ऊपर हो गया, एक प्रतिरोध नीचे हो गया, दोनों मिल करके एक अलग प्रतिरोध लगाएंगे, एक प्रतिरोध अलग लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो है R2 डैश, वो कौन सा प्रतिरोध है, R2 डैश, RV का R2 का तुल्य प्रतिरोध। अब R1 तो हमारे पास पहले से ही है, और RV और R2 का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 डैश। तब पूछा जाए धारा अब बताइए कितनी जाएगी, तो नई धारा जो है हो जाएगी I डैश, I डैश की वैल्यू क्या होगी, E अपान फिर तो वही है R1 प्लस R2 डैश हो जाएगा। पहले धारा वास्तविक धारा ये थी हमारी, और वास्तविक विभवांतर हमारा ये था। अब नई धारा कितनी होगी, इतनी होगी, क्योंकि आपने लगा दिया धारा मापी, मापने के लिए यंत्र लगा दिया आपने, तो प्रतिरोध जो है चेंज हो गया, इन दोनों का परिणामी हो गया R2 डैश, और वो R2 डैश और R1 दोनों समान श्रेणी क्रम में होंगे, तो अब नई धारा इतनी हो गई। R2 डैश याद रखिएगा, R2 और RV का परिणामी। ठीक है, अब नया विभवांतर क्या होगा, नया विभवांतर सूत्र होता है V इक्वल टू IR, तो हो जाएगा V की जगह हो जाएगा V डैश, नया विभवांतर अब परिवर्तित हो गया, इसके लगने से विभवांतर परिवर्तित हो गया, क्योंकि धारा परिवर्तित हो गई, प्रतिरोध परिवर्तित हो गया, तो विभवांतर परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V डैश नया विभवांतर है, इसका मान होगा I डैश, I डैश क्या है, धारा, नई धारा, ये ऊपर वाली धारा हमारी है, इनटू प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध हो जाएगा अब, R2 डैश, ये नया प्रतिरोध है, क्योंकि इन दोनों का जो कंबाइंड प्रतिरोध है वो R2 डैश है। तो अब जो धारा हमारी जाएगी वो इन दोनों के कंबाइंड प्रतिरोध में जाएगी, तुल्य प्रतिरोध में जाएगी। तो I डैश इंटू R2 डैश, यही हमारा नया विभवांतर हो गया। जहां पर I डैश की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा ER2 डैश, R2 डैश लगा दिया हमने, बटे R1 प्लस R2 डैश, ये किसकी वैल्यू हो गई, V डैश की वैल्यू हो गई। ये हमारा बाद का विभवांतर है जो ये वोल्टमीटर माप रहा है, ये हमारा पहले का विभवांतर है जो होना चाहिए था। दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर डिफरेंस पूछा जाए आपसे, घटा दीजिए तो हो जाएगा V माइनस V डैश, V माइनस V डैश, डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, ये हो जाएगा ER2 अपान R1 प्लस R2 माइनस ER2 डैश अपान R1 प्लस R2 डैश।
ये हमारा पहले का विभवांतर है जो एक्चुअल होना चाहिए था, ये माप रहा है जो कुछ कम माप रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 0 होना चाहिए, लगभग डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो 0 हम नहीं कर पाएंगे, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज के लिए क्या प्रतिबंध होगा वो हम भी देखेंगे यहाँ पे। तो यहां पर क्या होगा, v माइनस v डैश इक्वल टू, यहां पे t कॉमन ले लीजिए तो r2 बटे r1 प्लस r2 हो जाएगा, माइनस r2 डैश बटे r1 प्लस r2 हो जाएगा, डैश हो जाएगा। तो लघुत्तम यहां पर लेंगे आप तो r1 प्लस r2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और r1 प्लस r2 डैश दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। ये दोनों का गुणनफल लघुत्तम हो गया। जब इससे आप डिवाइड करेंगे ये बचेगा, इसका गुणा यहां करेंगे जब तो हो जाएगा r1 r2, ये मल्टीप्लाई हो गया। इसका गुणा यहां करेंगे तो हो जाएगा r2 r2 डैश हो जाएगा, माइनस r2 डैश गुणा r1 में करेंगे तो r1 r2 डैश हो जाएगा, माइनस r2 गुणा r1 में करेंगे तो r2 r2 डैश हो जाएगा। ये आपका हो गया, समझ गए होंगे। या v माइनस v डैश इक्वल टू हो जाएगा e, ठीक है। कुछ सिमिलर टर्म है तो काट दीजिए, r2 r2 डैश से कट जाएगा, ठीक है। e यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे e r2 हो जाएगा, r1 r2 हो जाएगा, यहाँ पर r1 r2 डैश हो जाएगा। तो इन दोनों में r1 हम कॉमन लेते हैं, क्या मिलेगा, r2 माइनस r2 डैश, ये हो गया आपका अपान r1 प्लस r2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में r1 प्लस r2 डैश दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया आपका। अब यह जो डिफरेंस हमारा है, यह डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। अगर यह डिफरेंस कम से कम हो तो वोल्टमीटर धारा के मान को सही सही बताएगा। वैसे वास्तव में डिफरेंस 0 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यह मान आपका 0 होना चाहिए, लेकिन यह मान 0 कब होगा, जब ये मान 0 होगा, इसका मतलब ये ऊपर वाला पूरा मान 0 होगा। तो E का मान 0 हो नहीं सकता। R1 का मान आपने माना है प्रतिरोध का मान कुछ, R1 का मान 0 हो नहीं सकता, E का मान 0 हो नहीं सकता। इन दोनों का डिफरेंस 0 अगर हो जाए, अर्थात ये मान 0 हो जाए, कौन सा, R2 माइनस R2 डैश का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। R2 माइनस R2 डैश का मान 0 अगर हो जाए तो क्या होगा, धारा मापी एक्चुअल वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। यह मान 0 कब होगा, जब R2 की वैल्यू R2 डैश के इक्वल हो जाए, तब हो सकता है ऐसा। R2 की वैल्यू अगर R2 डैश के इक्वल होगी तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए इसका, तो 1 अपान R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R2 डैश, ऐसे कर सकते हैं। 1 अपान R2 इज इक्वल टू 1 अपान R2 डैश हो जाएगा, या 1 अपान R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, R2 डैश क्या है पहले हमने बता दिया आपको कि R2 डैश R2 और RV का परिणामी है, और R2 और RV ये दोनों जो प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में दो प्रतिरोधों R1 और R2 का परिणामी होता है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 होता है। तो 1 अपान R2 प्लस 1 अपान RV, इन दोनों का जो परिणामी होगा वह 1 अपान R2 डैश होगा। अगर नियम लगा दें हम 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 को ही तो 1 अपान R कहते हैं, तो यहां पर 1 अपान R2 हो जाएगा प्लस 1 अपान RV हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 अपान R2 डैश। तो 1 अपान R2 डैश जो है इसकी जगह हम लिखेंगे 1 अपान R2 प्लस 1 अपान RV, ऐसे कर देंगे। 1 अपान R2 डैश के बेस पे ये आपका हो गया, ये दोनों जगहों से कट गया, अर्थात 1 अपान RV का मान 0 होना चाहिए। 1 अपान RV का मान 0 हो तो इसके लिए क्या होगा, RV का मान अनंत होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर अनंत होना चाहिए, तभी वास्तविक
धारा मापी हमारा वोल्ट मीटर की भांति कार्य करेगा, जो हमने पहले बताया आपको कि वास्तव में जो RV है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ये अनंत होना चाहिए, लेकिन अनंत वोल्ट मीटर होने में, प्रतिरोध होने में कठिनाई ये है कि कोई भी धारा यहां से नहीं गुजरेगी। जब प्रतिरोध इनफाइनाइट हो जाएगा तो धारा का कोई मान यहां से नहीं गुजरेगा, और धारा नहीं गुजरेगी तो संकेतक सुई जो होती है वो नहीं घूमेगी। इसलिए व्यवहारिक तौर पर हमको धारा के मान को घटाना है, अर्थात प्रतिरोध को उच्च करना है। प्रतिरोध को उच्च करना है तो ऊंचा प्रतिरोध लेना पड़ेगा और श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, समांतर क्रम में तो प्रतिरोध घट जाता है। इसलिए श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जो है लेकर के हम जोड़ देंगे। अगर कहां पर, जो वोल्ट मीटर की धारा मापी की कुंडली है उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे, तो जो ये समायोजन होगा आपका, उसी को हम वोल्ट मीटर कह देंगे। तो इस प्रकार से वोल्ट मीटर का रूपांतरण जो है वो धारा मापी का रूपांतरण वोल्ट मीटर में हो सकता है। ठीक है, एक छोटा सूत्र भी है, जैसे कल आपने वो सूत्र निकाला था वैसे एक सूत्र भी है, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर एक प्रतिरोध है R, इसके सिरों के बीच विभवांतर आपको निकालना है। विभवांतर निकालने के लिए आपने लगा दिया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध अगर हम G मान लें, वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध G मान लें, और यहां इसके श्रेणी क्रम में हमने बताया एक उच्च प्रतिरोध का तार भी आपको लगाना है, इसको R मानते हैं, इसको कुछ और मानते हैं S मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। इसको कैपिटल G जो है ये वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध है, कैपिटल R एक उच्च प्रतिरोध है जो कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। अब ये दोनों एक ही लगा हुआ है, ये अलग से नहीं है, वो दिखाने के लिए किया गया है। इसका ये प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर आपको मापना है, तो हमने लगा दिया धारा मापी लगा दिया। धारा मापी के भीतर ही कुंडली का प्रतिरोध है जो तार लपेटे हुए हैं, उसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार है। तो ये धारा मापी ही पूरा है, ये अलग से नहीं है। तब जब धारा यहां से जाएगी तो कुछ धारा यहां जाएगी, यहां से आने वाली धारा हो जाएगी IG। ठीक है, जो धारा बचेगी पूरी धारा I में से, संपूर्ण धारा मान लीजिए I है, तो संपूर्ण धारा I में से जो धारा बचेगी वो इधर से निकलेगी, अर्थात I माइनस IG। तो जब विभवांतर पूछा जाएगा इन दो बिंदुओं के बीच का, तो विभवांतर को अगर हम V से दिखाएं, V सूत्र होता है V इक्वल टू IR, तो धारा यहां जा रही है IG, बड़ी धारा जो है इस धारा मापी की कुंडली में जाएगी, और इसी के श्रेणी क्रम में ये तार जुड़ा है तो तार में धारा जाएगी प्रतिरोध तार में, तो धारा का मान हो जाएगा IG और प्रतिरोध का मान जो जुड़ जाएंगे तो कैपिटल G प्लस R। या इसी को कहीं कहीं आप देखेंगे तो IG इज इक्वल टू V अपान G प्लस R, किसी भी रूप में आप देखेंगे सूत्र आपका यही है। इस सूत्र का प्रयोग करके धारा मापी का रूपांतरण वोल्ट मीटर में किया जा सकता है। वोल्ट मीटर के परास को बढ़ाना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस पर भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, और धारा मापी का रूपांतरण अमीटर में जो करते थे उस पर तो न्यूमेरिकल आपको बहुत सारे मिलेंगे, और छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आप लगा डालिएगा। अब इस चैप्टर में जो कुछ भी और बचा होगा उसकी चर्चा हम कल करेंगे।